हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी जो है वो वन दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित कर रही है। ये 30 अप्रैल को वन दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है। तो आज के वीडियो में हमने ये वन दरोगा का पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इसका चैप्टर 8 है, जिसमें हमें 3 अधिनियमों के बारे में बात करनी है। पहला है वन्य संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, एफसीए। उसके बाद से दूसरा अधिनियम है भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये 3 एक्ट जो है हमें इस चैप्टर में टॉपिक 8 में जो है वो इनको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले अधिनियम से, जिसका नाम है वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नाम में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक का नाम है भारतीय वन अधिनियम और दूसरे का नाम है वन संरक्षण अधिनियम। तो जिसमें संरक्षण लगा हुआ है वो 1980 में आया है, वो बाद में आया हुआ है। पहले वन अधिनियम आया, फिर वनों के प्रोटेक्शन को लेने के लिए एक अधिनियम आया 1980। तो अब देखते हैं कि जब ऑलरेडी एक हमारे पास वन अधिनियम था, तो ये वन संरक्षण अधिनियम अलग से लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले तो क्या है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि वन जो है वो महत्वपूर्ण संसाधन है। इनसे बहुत सारी आपको वस्तुएं मिलती हैं जिनका दैनिक जीवन के लिए भी उपयोग है। प्लस ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखती हैं, जो आवश्यक आपको गैसें हैं, जो स्थिति है, भोजन है, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए वनों के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करना क्या है, बहुत आवश्यक है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन वनोन्मूलन, ठीक है, वनों का उन्मूलन, तेजी से वन जो है वो काटे जा रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति का जो चक्र है, साइकिल है, वो बाधित होते जा रहा है। ठीक है, अभी लास्ट जो वीडियो हमने दिया हुआ था, उस वीडियो में भी हमने बताया हुआ था कि किस तरह से ये पर्यावरण में हर एक चीज एक दूसरे पे को एग्जिस्ट करती है, एक दूसरे के साथ 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 निवास करती है। तो अगर कोई एक चीज कम होगी तो इसका प्रभाव पूरे के पूरे चक्र पे पड़ेगा, जिसको हमने फूड चेन में भी समझा था, फूड वेब में भी पढ़ा था। तो वैसे ही उन्मूलन के कारण प्रकृति का जो चक्र है वो बाधित हो रहा था। इसीलिए वनों के संरक्षण हेतु एक प्रभावी कानून लाने की आवश्यकता थी। प्रभावी कानून लाने की आवश्यकता, इट मींस कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग कानून था वो उतना प्रभावी नहीं था। तो देखते हैं उस कानून में कमियां क्या थी। एक्चुअल में जो भारतीय वन अधिनियम है, जो हमारे इस टॉपिक का एक पार्ट भी है, वो क्या था, वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए अधिक सक्षम था। वो जो एक्ट बनाया गया था वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो उन्होंने जो है उस एक्ट को बनाया था किस लिए, अपने वाणिज्यिक हितों के संरक्षण के लिए, उनके कॉमर्शियल जो इंटरेस्ट से उनको सक्षम, उनके लिए इन्होंने ये बनाया था। इसमें क्या हुआ, इन्होंने वनों का रक्षा के बजाय, ठीक है, इमारती लकड़ी और कटाई और कच्चे माल के प्रवाह को नियंत्रित किया। ठीक है, इस अधिनियम के थ्रू इन्होंने क्या किया, वनों की रक्षा की बहुत अधिक बात नहीं की। इन्होंने ये बताया कि वनों से जो इमारती लकड़ी मिल रही है, वनों की कटाई किस तरह से होगी, वनों से जो कच्चा माल निकलेगा उसका प्रवाह किस तरह से होगा, इस सबको नियंत्रित करने की इन्होंने जो है वो इस पे ध्यान दिया। इस वजह से जो वनों के संरक्षण के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों तक पहुंचने में ये अधिनियम जो है वो सक्षम नहीं था। इसी की कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो 1980 में बनाया, ये एक्ट बनाया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य, उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया, वही घटते वन क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, कि पहले तो वन क्षेत्र जो घटता जा रहा है उसको कंट्रोल करना है, ताकि उसमें फर्दर रिडक्शन ना हो। उसका संरक्षण जितना हो चुका है, जिस स्थिति पे है उस स्थिति पर उसका क्या करना है, संरक्षण करना है, उसको कंजर्व करना है और उसमें संवर्धन करने हो। तो ठीक है, कि उसको अब दोबारा से क्या करना है, पुनर्स्थापित करना है, दोबारा से वनों की संख्या को, क्षेत्रफल को बढ़ाना है। इस सब कार्यों के लिए भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसको वन संरक्षण अधिनियम कहा गया। ये अधिनियम जो है वो 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। यहाँ पे ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आयोग जो है वो मुख्यतः डेट्स पे ज्यादा फोकस करता है। कई बार सीधे सीधे डेट पूछ लेता है, तो आपसे अगर पूछ सकता है वो कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब से लागू हुआ, तो ये 25 अक्टूबर 1980 से लागू हुआ। ये बहुत छोटा सा एक्ट है। ठीक है, जब आप इस एक्ट का पीडीएफ देखेंगे, अगर आपको जरूरत होगी उस पीडीएफ की, तो ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, हम आपको वो एक्ट वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। इसमें हमने इसको लिंक नहीं किया है, बाकी कोशिश करेंगे कि पीडीएफ के साथ इसको लिंक कर दें। ठीक है, और ये उसके साथ साथ ये जो हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जितना भी कंटेंट है ये सारा फ्री पीडीएफ के फॉर्म में
अवेलेबल कराया जाएगा आपको टेलीग्राम के थ्रू। ये टेलीग्राम का लिंक है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ, उसके अलावा इस वन दरोगा भर्ती परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आपको उसी के थ्रू जो है अवेलेबल कराया जाएगा। उसके अलावा हमने जैसे आपसे पहले भी बोला हुआ था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप में हम इसके आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो हम वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप पढ़ाई भी करते रहें, साथ में उन प्रश्नों के माध्यम से आपका रिवीजन होता रहे। तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स पे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले टॉपिक्स की हम आपको ये सीरीज जो है एमसीक्यूज आपके वीडियोस के थ्रू डिस्कस करते चलेंगे। उनका पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा। ये सारा जो कंटेंट चलेगा फ्री चलेगा, इसका आपको किसी भी चीज का कोई कॉस्ट पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। हमने बताया कि ये बहुत छोटा सा एक्ट है। इस एक्ट में बस 5 धाराएं हैं, चाहे आप उसको आर्टिकल बोल लीजिए चाहे सेक्शन बोल लीजिए। वैसे आर्टिकल बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एक्ट्स में जो बनते हैं उसको आर्टिकल ही यूजुअली बोलते हैं। तो इसमें केवल 5 एक्ट हैं। और इस अधिनियम के तहत 1980 के अधिनियम के तहत क्या किया, गैर वन उद्देश्यों के लिए वनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अगर आपको वनों का उपयोग किसी भी गैर वन उद्देश्य से करना है, यदि आपको कृषि से भी करना है, तो आपको क्या करना है, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है इन्होंने, ठीक है। देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या है अधिनियम के। तो इस वन के उद्देश्य, वन अधिनियम के जो उद्देश्य हैं वो सबसे पहला है कि वनों की अखंडता और वन क्षेत्र को संरक्षित करते हुए, एक तो इनकी अखंडता बनाए रखनी है और इस क्षेत्र को संरक्षित करते हुए वनों के साथ साथ क्या करना है, उसके वनस्पति जीवों और अन्य विविध पारिस्थितिक घटकों की रक्षा करना है। एक तो वनों की अखंडता बनाए रखना है, वन क्षेत्र को संरक्षित करना है, वनों को संरक्षित तो करना ही है, इसके साथ साथ उसमें जो वनस्पति हैं, जीव हैं, विविध पारिस्थितिक घटक हैं, उन सबकी रक्षा करना है। वनों की जो जैव विविधता है उसके नुकसान को रोकने की कोशिश करनी है कि वनों में जो जैव विविधता जो है वो बनी रहे। वन भूमि को कृषि, चराई या अन्य किसी व्यवसायिक उद्योग के लिए परिवर्तित होने से रोकना है, ठीक है। वनों का स्थायी प्रबंधन जो है वो सुनिश्चित करना है, एक जो है प्रबंधन, इसका जो मैनेजमेंट हो जो परमानेंट हो, स्थायी हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि आज आपने कुछ कार्य किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए तो आप ढीले पड़ गए और उसके बाद से स्थिति दोबारा बिगड़ने लगी। तो इनका स्थायी प्रबंधन या इनका जो कांस्टेंट मैनेजमेंट बना के रखना है। उसके अलावा गैर वानिकी उद्देश्य जो हैं, जैसे खनन, औद्योगिक परियोजना या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वन भूमि के परिवर्तन को विनियमित करना है, ठीक है। पहले तो आप देखिए कि गैर वन उद्देश्यों से अगर आप व्यवसायिक गतिविधि कोई करना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन अब जैसे खनन है, तो खनन से बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण जो है मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण धातुएं मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई औद्योगिक परियोजना है जो सरकार लगाना चाहती है, ठीक है, या बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर वन क्षेत्र है वहां पे कोई बांध बनाना है, सिंचाई के लिए उसकी आवश्यकता है, या अगर कोई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, रोड्स बनाने हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या करना है, विनियमित करना है, रेगुलेट करना है, इनको प्रोहिबिट नहीं करना है, बिकॉज ये गतिविधियां भी जो हैं वो विकास के लिए सहायक हैं, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। और भी 1-2 उद्देश्य हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। और क्या है कि सुनिश्चित करना है कि वन भूमि का कोई भी परिवर्तन केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ ही किया जाए, ठीक है। आपका जो भी परिवर्तन होगा, पहले तो आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि आप क्यों इसमें परिवर्तन करना चाहते हो, और परिवर्तन करने से पहले आपको केंद्र सरकार की जो है वो स्वीकृति भी लेनी चाहिए। इसमें मैंडेटरी कर दिया कि आप केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना किसी भी वन भूमि को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा वनीकरण और पुनर्वनीकरण गतिविधियां, वनीकरण मतलब नए नए वन लगाना, और पुनर्वनीकरण मतलब जहां पर ऑलरेडी वन थे और वो किसी वजह से कम हो गए हैं तो वहां पर दोबारा से वनों को प्रमोट करना है, उनका संवर्धन करना है। तो इन गतिविधियों के द्वारा इस तरह के परिवर्तन के कारण होने वाले वन आवरण के किसी भी नुकसान की भरपाई करना है, ठीक है। बाकी एक तो आप रेगुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे बोला कि मान लो कोई गतिविधि है जिसके लिए केंद्र सरकार ने क्या है, स्वीकृति दे दी कि इस कार्य के लिए आप वन भूमि में परिवर्तन कर सकते हो। तो इस परिवर्तन से जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वनीकरण करना पड़ेगा या पुनर्वनीकरण करना पड़ेगा। जितना क्षेत्र नुकसान होगा उतने क्षेत्र पर आपको वनीकरण या पुनर्वनीकरण जो है वो करना होगा। इस तरह के उद्देश्य लेकर ये अधिनियम बनाया गया, ताकि वन जो है वो संरक्षित रहें, वन क्षेत्र संरक्षित रहें और उनकी संख्या में लगातार वृद्धि की जा सके, ठीक। तो ये सारी जो है इसके उद्देश्य हो गए कि वन संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। अब नेक्स्ट आती है इसकी विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखते हैं इसकी क्या क्या
विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता इसकी है कि इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरण, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो या तो कोई ट्रिब्यूनल हो, उसको केंद्र सरकार की अनुमति के बिना पहले निर्णय लेने से रोकता है। ये पहले की जरूरत नहीं है, अनुमति के बिना निर्णय लेने से रोकता है। अगर सरकार को, राज्य सरकार को और किसी प्राधिकरण को अगर वन क्षेत्र से रिलेटेड कोई अगर निर्णय लेना है तो उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। इसमें केंद्र सरकार को जो है वो एपेक्स बॉडी बना दिया गया ताकि यूनिफॉर्मली पूरे देश में एक तरह से वनों का संरक्षण संभव बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद से वन संरक्षण अधिनियम जो है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार देता है। हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं कि जो वन है वो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन आया था उसके तहत वन को जो है राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया है, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के कानून बन सकते हैं। और समवर्ती सूची में ही अगर संविधान में प्रावधान है कि अगर किसी स्थान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना रही है तो राज्य सरकार का कानून वहां तक निरस्त रहेगा जहां तक वो केंद्र सरकार के कानून का अतिक्रमण करेगा। तो समवर्ती सूची में कानून बनाने की जो परमिशन है वो दोनों को है, लेकिन राइट्स जो है, अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को अधिकार है। उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने क्या बनाया, वन संरक्षण अधिनियम बनाया, और उसी के तरह ये पूरे के पूरे अधिकार जो हैं वो केंद्र सरकार को दिए गए कि इनकी परमिशन के बिना राज्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो राज्य डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या करना है, बट उसके लिए इनको इनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार अनुमति नहीं देगी तो राज्य सरकार मनमाने ढंग से इसमें काम नहीं कर सकती है। अलावा और विशेषताएं देखती हैं, और विशेषताएं क्या है, प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाने की शक्ति देता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो वन संरक्षण अधिनियम जो है इसके प्रावधानों का अगर उल्लंघन करता है, उसके तहत जो जो निषिद्ध गतिविधियां हैं अगर वैसी गतिविधियां करता है, वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके मामले में इनको जुर्माना लगाने की शक्ति देता है। इसके अलावा ये एक समिति का भी प्रावधान करता है जो वन संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार की मदद करेगी। केंद्र सरकार एक ऐसी समिति बना सकती है, ठीक है, ऐसी समितियां बना सकती है जो वन संरक्षण के लिए केंद्र सरकार को क्या करे, सहायता करे। इसके अलावा गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का डाइवर्जन केवल केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। बता चुके हैं कि अगर आपको वन भूमि को गैर वन भूमि में कन्वर्ट करना है गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए, तो उसका जो डाइवर्जन है, ऐसा हस्तांतरण जो है वो केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही हो सकता है। उसके अलावा वन भूमि के परिवर्तन के कारण वन आच्छादन के नुकसान के लिए मुआवजे के भुगतान की आवश्यकता। ठीक है, अगर वन भूमि में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, वन आच्छादन जो है कम हो रहा है, तो उसके लिए आपको मुआवजा देना पड़ेगा। सरकार तय करेगी कितना मुआवजा देना है, और उस मुआवजे से जो एकत्रित धन होगा इसका उपयोग वनीकरण और वनीकरण गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, ताकि ये वन जो है वो निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहे, इनका संवर्धन होता रहे, इस तरह से इनके क्षेत्र में क्या हो, कमी ना हो। इसके आगे और भी विशेषताएं हैं, वो भी देख लेते हैं। विशेषता क्या है, वन भूमि के डाइवर्जन को मंजूरी देने से पहले राज्य सरकारों और आदिवासी समुदायों से परामर्श किया जाएगा। आदिवासी समुदाय वैसे समुदाय होंगे जो इस वन भूमि में रह रहे होंगे, जिस वन भूमि का आपको क्या करना है, डाइवर्जन करना है, तो वहां पे जो संबंधित राज्य है उस राज्य सरकार से भी परामर्श किया जाएगा, आदिवासी समुदायों से भी जो है वो परामर्श किया जाएगा। सबके जो जो इंटरेस्ट इसमें कॉन्फ्लिक्ट में होंगे उनका निदान किया जाएगा, और अंतिम निर्णय जो है वो केंद्र सरकार इसमें लेगी। ठीक है, इसके अलावा क्षतिपूर्ति उपाय के रूप में गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र पर वनीकरण या पुनः वनारोपण की आवश्यकता है। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वचनबद्धता अनिवार्य है, और गैर अनुपालन के परिणाम स्वरूप दंड दिया जा सकता है। पहले तो जो भूमि जिसका परिवर्तन होगा, डाइवर्जन होगा, उस भूमि के बराबर आपको नई जगह पर क्या है, प्रतिपूरक या सप्लीमेंट्री आपको फॉरेस्ट वहां पे बनाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको वचनबद्धता, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, रिटन डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, और अगर उसका आप अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है, आप पर दंड लगाया जा सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे प्रोविजन किए गए इसमें, और काफी इसमें जो है वो अधिकार भी दिए गए, पनिश करने के भी अधिकार दिए गए। इसके अलावा एक डीम्ड फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट जिनको अगर वहां पर वन है और वो वन क्षेत्र के रूप में नामित नहीं है तो भी वन होने भर से वो वन क्षेत्र मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक्ट को डीम्ड फॉरेस्ट की अवधारणा को मान्यता देता है, जो इन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिन्हें आधिकारिक तौर पर वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन वे पारिस्थितिक रूप से संवेदन हैं और वन जैसी विशेषताएं हैं। कोई भी क्षेत्र हो जिसमें वन जैसी विशेषताएं हो, भले ही वो आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत नहीं किया है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू उसको डीम्ड फॉरेस्ट
माना जा सकता है। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि डीम्ड फॉरेस्ट की अवधारणा कहां से निकली, तो ये वन संरक्षण अधिनियम से निकली। कंफ्यूज मत होना, ये वन अधिनियम से नहीं, वन संरक्षण अधिनियम से ये जो अवधारणा निकली हुई है। ठीक है, तो ये सारी जो है इसकी विशेषताएं हो गई। अब हमने आपको बताया हुआ था कि इसकी 5 धाराएं हैं, 5 आर्टिकल्स हैं, तो वो पांचों आर्टिकल मैंने ब्रीफ में लिखे हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। तो इसका जो पहला आर्टिकल है उसमें शीर्षक, इसका टाइटल क्या है, उसमें लिखा गया है कि यह अधिनियम जो है वो वन संरक्षण अधिनियम कहलाएगा। और इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, ये कहां कहां किस किस क्षेत्र में ये कार्य करेगा। जैसे ये पूरे भारत में अप्लाई होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, बिकॉज वहां पे उस टाइम पे विशेष प्रावधान थे। जब से जम्मू कश्मीर का जब से ये जो आर्टिकल 35 है, जब से ये खत्म किया गया है, आर्टिकल ये जो 370, सॉरी मैं 35 बोल रहा हूँ, 370 जो है आर्टिकल खत्म किया गया है। ठीक है, जो विशेष प्रावधान थे उनको समाप्त किया है। तो अब लगभग सारे कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत पर लागू होते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से डिक्लेरेशन आ रही है। तो अभी इस अधिनियम के लिए कोई डिक्लेरेशन ऐसे नहीं आएगी कि ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर लागू होगा या नहीं होगा। जब ये बनाया गया था उस टाइम तक ये जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब ये पूरे बाकी ये शेष भारत पर पूरे लागू होता है। उसके बाद आर्टिकल 2 आता है, इसमें क्या है, वनों के गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग पर प्रतिबंध, ये डिस्कस ही कर चुके हैं। यह खंड उन प्रतिबंधों को सूचीबद्ध करता है जहां राज्य प्राधिकरण केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वनों के संबंध में कानून नहीं बना सकते हैं। गैर वन उद्देश्य जैसे रोपण के लिए वन भूमि को साफ करना। ठीक है, तो ये गैर वनों के उद्देश्य का प्रतिबंध आर्टिकल 2 से मिलता है, इसकी धारा 2 से मिलता है। इसी में फिर एक नई धारा 2A जोड़ी गई कि इस तरह के प्रतिबंध से अगर किसी के हित प्रभावित होते हैं तो उनको अपील करने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये अपील करने का एक प्रोविजन जोड़ा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 में केंद्र सरकार को वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का प्रावधान, अभी हमने बताया हुआ था विशेषताएं क्या है, तो 3 के तहत ये समिति बना सकता है। फिर एक नया 3A जोड़ा गया, इसमें हुआ कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड की शक्ति, जिसमें साधारण कारावास जैसा 15 दिनों तक का कारावास दिया जा सकता है। इसके अलावा फिर आर्टिकल 3B जोड़ा गया। 3B जोड़ने में क्या हुआ कि अगर कोई प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल है या सरकारी विभाग है, वो क्या है, इसके द्वारा अपराध किया जा रहा है तो उन पर किस तरह से एक्शन होगा, ये किया जाएगा। आर्टिकल 4 में बताया कि नियम बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है। इस अधिनियम के तहत कोई भी नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है। और आर्टिकल 5 है, एक्चुअल में इस अधिनियम के आने से पहले एक वन संरक्षण अध्यादेश जो था वो आया था, 1980 में ही आया था, लेकिन इसी अधिनियम ने अपने 5वें आर्टिकल के तहत उस अधिनियम को जो है वो अध्यादेश को जो है वो समाप्त कर दिया था। बाकी आपको याद रहे कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है, राष्ट्रपति की, वो भी तब जब सत्र क्या हो, सेशन जो है ऑनगोइंग ना हो। ठीक है, उस समय पर ये अध्यादेश लागू किए जा सकते हैं। तो ये इसमें 5 आर्टिकल हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इससे मुझे लगता नहीं है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट फिर भी ये तो पूछा ही जा सकता है कि कितनी धाराएं हैं, तो इसमें केवल 5 धाराएं हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि इसमें अभी तक कितने संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो इसमें तब से जब से ये अधिनियम बनाया है तब से इसमें बहुत सारे संशोधन आए हैं। पहला संशोधन तो 1988 में ही आया, जिसमें ये डीम्ड वन की अवधारणा आ गई। ठीक है, उसके बाद से 1991 में संशोधन आया। इसमें ये क्या है, विचलन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी, अगर गैर वन की उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विचलन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया। पहले क्या था कि पहले विचलन नहीं होता था, पहले पूर्णता प्रतिबंधित था। फिर इसके बाद इसमें 91 में संशोधन करके इसको मंजूरी दे दी गई, चाहे वो क्या हो, भूमि 1 हेक्टेयर से कम की हो। फिर उसके बाद 2003 में संशोधन आया। संशोधन में क्या कहा, प्रयोक्ता एजेंसी के लिए वन भूमि के डाइवर्जन से पहले क्षतिपूरक वनीकरण करने का वचन देने का, जो मैंने बोला आपको प्रॉमिस रिटन डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, तो वो संशोधन कब आया, 2003 में आया कि जो भी प्रयोक्ता होगी, जो भी उस भूमि का जो परिवर्तित भूमि होगी उसका उपयोग करेगा, तो उसको क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूरक वन जो है करना होगा, ऐसी उसको वचन देना होगा, ऐसा उसको डिक्लेरेशन देना होगा, लिखित उसको डिक्लेरेशन देनी होगी। इसके बाद देखते हैं, ये सारे प्रावधान आए, ये देखते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद 2015 में संशोधन आता है। 2015 के संशोधन में क्या हुआ, एक पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वन मंजूरी देने का प्रावधान किया गया, जैसे अब वन मंजूरी पोर्टल, तो वन मंजूरी पोर्टल आया। फिर 2017 में संशोधन आता है। 2017 में संशोधन क्या करता है, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अनुमोदन से गैर वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों को करने की अनुमति देता है। ठीक है,
तो ये 17 का संशोधन हो गया। बाकी अभी जो लेटेस्ट संशोधन है वो है 2021 का संशोधन, जिसको हमने डिटेल में किया गया है। ये संशोधन जो है वो 2021 में प्रस्तावित हुआ था। इसमें सबसे पहले एक आर्टिकल 1A जोड़ने की बात की गई, ठीक है, एक धारा 1A जोड़ने की बात की गई, जिसमें क्या किया कि अगर भूमिगत तेल है, ठीक है, अगर भूमि के भीतर तेल है और प्राकृतिक गैस है, तो उनके सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए उनका सर्वेक्षण करना है और रिसर्च करना है, ठीक है, उसके लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर लगता है किसी एजेंसी को, ठीक है, तो कि यहाँ नीचे तेल है, प्राकृतिक गैस है, तो वो वहां पर जाकर उसके लिए सर्वेक्षण कर सकती है, अन्वेषण कर सकती है, ठीक है। जो भी उसके नियम होंगे उन नियमों का पालन करते हुए ये क्या है, वन क्षेत्र में जाकर भी सर्वेक्षण अन्वेषण कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार से आवश्यकता नहीं है अनुमति की। ऐसी गतिविधियों को अब गैर वन गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है। जो गैर वन गतिविधि है वो प्रतिबंधित है, तो इसको गैर वन गतिविधि में से हटा लिया गया है। अब यहाँ पर ये हो सकता है। तो एक तो इन्होंने आर्टिकल 1A जोड़ा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, रेलवे नेटवर्क के लिए अधिग्रहित भूमि पर FCA लागू नहीं होगा। अगर रेल का नेटवर्क आपको बढ़ाना है, बिकॉज अब दूर दराज क्षेत्रों में भी जो है वो रेल का नेटवर्क पहुंच रहा है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी रेल पहुंच रही है जहां पर अभी तक बसों तक की सुविधा ठीक से नहीं थी, ठीक है। तो बहुत सारे जंगलों के बीच से जो है वो रेल निकल रही है, वन क्षेत्रों से निकल रही है। तो अगर इसमें ये प्रावधान लागू होंगे तो उनकी मंजूरी में समय लग सकता है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि अब रेल नेटवर्क के लिए जो अधिग्रहित भूमि होगी उस पर ये वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, सरकार ऐसे काम कर सकती है। उसके अलावा राज्य सरकारें केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर दे सकती है, ठीक है। ये राज्य सरकारें पहले केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं दे सकती थी, अब राज्य सरकारें जो है वो केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर दे सकती हैं। इससे क्या हुआ है, राज्य सरकारों के अधिकार जो है वो थोड़े थोड़े से बढ़े हुए हैं। और जो संघीय संघवाद हमारे भारत के संविधान में है, ठीक है, उसमें संघवाद जो है उसमें क्या है, राज्यों को अधिकार देके राज्यों को उस संघवाद की धारणा को जो है मजबूत किया जा रहा है। उसके अलावा धारा 2 की एक नई व्याख्या जो है उसमें गैर वन उद्देश्यों की परिभाषा से ताड़ और तेल वाले पेड़ों की मूल प्रजातियों के रोपण को छूट देने का प्रस्ताव है, ठीक है। कि अगर कोई ताड़ के पत्ते होते हैं, ताड़ के पेड़ हैं और तेल वाले पेड़ हैं, इनको क्या है, मूल प्रजातियों के रोपण से छूट देने की प्रस्ताव है, ताकि ये इसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक। ये सारे जो हो गए इस अधिनियम में, जो 2021 में संशोधन अधिनियम आया है उसके संशोधन हो गए। इतने संशोधन अभी आए हुए हैं। बाकी अब देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की सीमाएं क्या है। कुछ कुछ लिमिटेशन है कि ये जो इसके लक्ष्य थे वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो देखते हैं। पहला तो सबसे यही है कि गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वनों का परिवर्तन अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि वनों का परिवर्तन नहीं रुका है। इतना अधिक जो कानून है वो कठिन बनाते जा रहे हैं, हर लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो इनका परिवर्तन जारी है। तो ये एक असफलता है, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कहीं तक इस जो इशू को, मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा जो मुआवजा राशि दी जाती है वो अक्सर क्या होती है, अपर्याप्त होती है। और उसके बाद इस धन का उपयोग हमेशा वनीकरण और पुनर्वनीकरण गतिविधियों के लिए नहीं होता। ये यहाँ पे एक मॉनिटरिंग फेलियर है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जो है वो अधिनियम की जो है वो असफलता नहीं बोल सकते हैं, ये मॉनिटरिंग में अधिनियम की जो है वो उसका फेलियर है, ठीक है। इसमें अधिनियम को आप असफल घोषित नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा व्यवहार में जनजातीय समुदायों के साथ परामर्श सीमित है, ठीक है। कहा तो क्या हुआ है कि अगर जनजातियां हैं तो जो उनसे परामर्श किया जाएगा, परिवर्तन करते समय उनके एड्रेसेस इश्यूज को जो है एड्रेस किया जाएगा, लेकिन ये जो है परामर्श जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक। उसके अलावा क्या है, अधिनियम के तहत वनों के विचलन के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, जिससे हितधारकों के लिए अनुमोदन के आधार को समझना मुश्किल हो जाता है। पारदर्शिता की कमी है, पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से अनुमोदन मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगर मिल गया है तो क्यों मिल गया है, नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, इस तरह का। तो हाँ, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें सारे पैरामीटर्स हों, क्योंकि अगर कोई जो रिक्वेस्ट है, कोई इस तरह का निवेदन है, तो अगर वो इन पैरामीटर्स को जो है फुलफिल करता है तो उसको अनुमोदन दिया जाएगा, नहीं करता है तो नहीं। अगर ऐसी कोई मैकेनिज्म डेवलप कर ली जाती है तो अधिक अच्छा होगा, ये पारदर्शी भी लगेगा और ये जो है वो सरकार की जो मंशा है उसको भी जाहिर करेगा, ठीक। उसके अलावा अधिनियम कुछ श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए छूट प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत कुछ श्रेणियों की जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, उनको ये छूट पड़ता है, जिसके कारण
जैसे राष्ट्रीय रक्षा की अगर कोई परियोजना है, सुरक्षा से संबंधित है, जिसके कारण पर्याप्त जांच के बिना वन भूमि का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, बट इसको भी ये एक सीमा हो सकती है, बट इसको आप क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, रक्षा है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया जा सकता है, तो उस तरह से परिवर्तन जो है वो देने चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी सीमाओं में ये शामिल है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो है वो टॉपिक पहला जो हमारा एक्ट था वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वीडियो में अभी हम जिस तरह से आपको चीजें बता रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, प्लीज आप ये हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप अपने कमेंट्स, आप अपने सजेशंस भी हमें क्या है, हमारा ईमेल आईडी है उसके थ्रू भेज सकते हैं। और आपके कोई कंसर्न हो, आपको किसी तरीके की कोई समस्या आ रही हो, आप वो भी हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी, ईमेल के थ्रू या कमेंट करके आप हमसे बता सकते हैं। फेसबुक का ग्रुप भी है, वहां पे भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी कुछ दिन बाद हम लोग यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी उत्तर प्रदेश विशेष जो होगा उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, और करंट का सीरीज तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका वन संरक्षण अधिनियम के बारे में। अब दूसरा अधिनियम है वो है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसको पढ़ते हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक, तो ये आया क्यों, ठीक है, बनाया क्यों, जरूरत क्यों, आवश्यकता हुई, तो 1972 में स्वीडन में एक जगह है स्टॉकहोम, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में जो उद्देश्य थे उसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार को आवश्यकता हुई कि हमें एक संरक्षण अधिनियम बनाना चाहिए। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया। देखते हैं ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी क्या, ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। बाकी स्टैटिक वो जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें तो ये हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के तत्वाधान में जो है वो 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 5 जून जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस भी माना जाता है, और ये इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की वजह से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास था। इसके पहले पर्यावरण के सुधार के लिए विश्वव्यापी ग्लोबल लेवल पे किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ये फर्स्ट इनिशिएटिव था, 5 जून को आधारित किया गया था, और इसी वजह से जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना है। राजनीतिक चेतना जागृत करने से क्या होगा कि जो भी संबंधित देशों की सरकारें हैं वो सरकारें क्या होंगी, सेंसिटिव होंगी इस इशू को लेकर, और अपने यहाँ इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके संरक्षण के लिए कानून बनाएंगी। इसके साथ साथ आम जनता को प्रेरित करना भी इनका लक्ष्य था। ठीक है, इसके अलावा इस स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन में क्या हुआ, एक 25 सूत्री घोषणा पत्र भी तैयार किया गया। ठीक, कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं स्टॉकहोम समझौते के लिए, इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनयूपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ उसी में यूएनईपी की भी स्थापना हुई, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प भी पारित हुआ। ठीक है, तो ये स्टॉकहोम समझौते के तहत जो ये 25 सूत्री घोषणा पत्र हुआ, जो इनकी प्रतिबद्धताएं थी, जो इनके उद्देश्य थे, इन सभी को करने के लिए सरकार ने प्रभावी ढंग से इस देश के वन्य जीवों की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन और वनोत्पादन के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया। इसके तहत एक साइट्स भी है, CITES, इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये भी हम आपको ऑलरेडी जो अपने पुराने वाले वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से देख लीजिएगा, इसको हम अननेसेसरीली रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी साइट्स का सदस्य है भारत, और उसके तहत भी जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको प्रतिबद्धताओं को पूरा भी करने के लिए ये अधिनियम जो है वो भारत सरकार द्वारा बनाया गया। तो ये इन सब चीजों को लेते हुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधन किया गया, और इसका नाम जो रखा गया वो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। ठीक है, 2003 में अधिनियम जो है वो संशोधित करके इसका नाम जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। पहले केवल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था, फिर भारतीय वर्ड इसके आगे ऐड कर दिया गया। ये अधिनियम जो है वो बहुत डिटेल्ड है।
ठीक है। इसका भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे ले लीजिएगा, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ये पीडीएफ इस एक्ट की आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको पढ़ना हो। हालांकि इसकी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए तो आवश्यकता नहीं है। अगर कभी आप किसी परीक्षा का मेंस मुख्य परीक्षा लिखते हैं तो उसमें आपको ये डिटेल क्वेश्चन लिखने में आपको हेल्प करेगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है इसमें 7 अध्याय हैं और इन 7 अध्यायों के अंतर्गत कुल 66 अनुच्छेद हैं और उसके बाद 6 अनुसूची भी है इसमें, शेड्यूल्स जो हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो 7 अध्याय हैं, 7 अध्यायों के हमने इसमें नाम लिखे हुए हैं। पहले अध्याय में वही कार्यक्षेत्र और परिभाषाएं, तो इसका कार्यक्षेत्र भी वही संपूर्ण भारत में है कश्मीर को छोड़ के, बट जब से ये धारा 370 हटी हुई है तो ये कश्मीर क्षेत्र पर भी लागू होगा, बट उसकी अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई है। इस अध्याय 2 में है, इसके तहत जो गठित करने वाले प्राधिकरण है, ठीक है, वो है प्राधिकरण जो गठित हुए उनके नाम भी हम लिखेंगे। अध्याय 3 जो है वो जंगली जानवरों के शिकार को प्रतिबंधित करता है, ठीक है, उसके तहत लिखा हुआ है कि आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, इस तरह की डिटेल है। 3A में विशिष्ट पौधों के संरक्षण की बात है। पहले क्या था, जंतुओं के संरक्षण की, जीवों के संरक्षण की, इसी में फिर एक 3A जोड़कर विशिष्ट पौधों का संरक्षण। 4 में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन क्षेत्र ये घोषित करने की जो केंद्र सरकार के पास है, इसको भी हम लोग जो हमने टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व और उसके बाद से नेशनल पार्क जब हमने पढ़े हुए थे उस सबको उस वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा इसी में 4A में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है वो जोड़ा गया था। आप सभी लोग चिड़ियाघरों के बारे में तो जानते हैं, तो उनके नियंत्रण के लिए जो सेंट्रल लेवल पे एक ट्रिब्यूनल है वो 4A जोड़कर इसमें बनाया गया। फिर 5 और 5 के में जंगली जानवरों का व्यापार एवं वाणिज्य। 3 में क्या है, उनका संरक्षण है, ठीक है, शिकार वगैरह से। 5 में क्या है, इनके व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करता है, ठीक है। अध्याय 6 में अपराधों की रोकथाम और निरोध। अध्याय 7 में क्या है, मिसलेनियस विविध। तो ये इसके जो है वो 7 अध्याय हैं। 7 अध्यायों के बाद इसमें 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 जो है इसमें लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है। बहुत डिटेल्ड नेम है, लेकिन आपको अगर देखना हो तो आप देख लीजिएगा, वो पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा। लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें कठोर सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक है, इनका जो शिकार वगैरह है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अनुसूची 2 में कौन सी है, इनके तहत पशुओं के और उनके व्यापार को प्रतिबंधित के साथ साथ उच्च सुरक्षा भी, वे पशु हैं जिन पर उच्च सुरक्षा प्रदान करनी है। इसमें क्या है, लुप्त प्राय प्रजातियां इसमें जिनको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। तो अनुसूची 1 और 2 में जो है शामिल, उनका जो शिकार है वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। परंतु इसमें एक है, हमने आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो सरकार नियुक्त करती है, ठीक है, जो वन क्षेत्र की गतिविधियों को जो है वो, सॉरी वन क्षेत्र मैं बोल रहा हूँ, जो ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं वन जीवों के लिए, उनके अंतर्गत सभी गतिविधियों को क्या करते हैं, ये लोग नियंत्रित करते हैं। तो अगर कोई ऐसा लुप्त प्राय प्रजातियों का या उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला जीव जो है उसकी तबीयत खराब है, किसी बीमारी से ग्रसित है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, या जो क्या है मानव जीवन के लिए खतरा बन गया है, वैसे जानवरों की जो है ये शिकार की परमिशन दे सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा हो कि शेर चीते जो है वो नरभक्षी होने लगते हैं, ठीक है, तो उनको मारने की परमिशन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन दे सकता है। अदरवाइज इनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की गई है, इनका कोई भी शिकार नहीं कर सकता है। अनुसूची 3 और 4 में वो प्रजातियां हैं जो लुप्त प्राय नहीं है, ठीक है, इनमें जो है अनुसूचियों की तुलना में किसी भी उल्लंघन के लिए जुर्माना जो है कम है। यहाँ पे बहुत हाई फाइन है, पनिशमेंट भी हाई है, यहाँ पर कंपैरेटिवली कम फाइन है। उसके बाद अनुसूची 5 है। 5 में ऐसे जानवर शामिल हैं जिन्हें वर्मिन माना जाता है, छोटे जंगली जानवर जो रोग ले आते हैं और पौधों और भोजनों को नष्ट कर देते हैं, इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है। चूहा इसी में है, ठीक है, चूहे को वर्मिन ही माना गया है इसी अनुसूची के अंतर्गत, चूहे को आप इसी वजह से मार सकते हैं। उसके अलावा अनुसूची 6वीं है, इसमें एक निर्दिष्ट पौधे की खेती के विनियमन प्रदान करती है और इसके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करती है। इसमें जो निर्दिष्ट पौधे हैं उनकी खेती जो है उनको विनियमित करती है। तो ये इस तरह से 6 अनुसूचियां हैं। वो भी आपको अगर इनके डिटेल्स नेम चाहिए हो तो आप एक्ट के लिए आप में टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको वो पूरा एक्ट जो है प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसकी मुख्य विशेषताएं सबसे पहली तो है कि ये शिकार पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम की अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर प्रतिबंध है, ठीक है। 1, 2 में जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, 3, 4 में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्रतिबंध लगा ही हुआ है, ठीक। आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो उससे परमिशन लेके आप इनका शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो निर्दिष्ट पौधे हैं उनको काटने और उखाड़ने पर जो है प्रतिबंध है,
ठीक है, प्रतिबंध इस पे क्या है, उखाड़ने पर, क्षति पहुंचाने, संग्रह करने, बेचने पर प्रतिबंध है। उसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा और उनका संरक्षण, ये हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही जो है वो घोषित करते हैं। राज्य सरकारें प्रपोजल भेजती हैं और उस पर जो अंतिम स्वीकृति होती है वो केंद्र सरकार से मिलती है। ठीक, उसके अलावा विभिन्न निकायों का गठन, कई सारे निकाय इसके तहत इनके प्रभावी संरक्षण के लिए, प्रभावी नियमन के लिए बहुत सारे निकायों का गठन भी कर सकती है। वो निकाय हमने आगे लिखे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। उसके अलावा सरकारी संपत्ति, शिकार किए गए जंगली जानवर, कीड़े के अलावा पशु, लेख या जंगली जानवर या मांस या भारत में आयातित हाथी दांत और ऐसे हाथी दांतों से बनी वस्तुओं को सरकारी संपत्ति माना गया। ये संरक्षित क्षेत्र जो है ये इसके तहत कोई भी जानवर जो है इसका शिकार होता है, मांस निकलता है, अगर कोई आयात होती है कोई वस्तु, तो इन सब चीजों को जो है वो सरकार की संपत्ति माना जाएगा। इसी पे किसी भी निजी व्यक्ति का जो है अधिकार नहीं होगा। इसकी घोषणा भी जो है वो ये अधिनियम करता है। ठीक है, तो ये इस अधिनियम की विशेषताएं हो गई। बाकी हमने बोला कि अभी निकायों का गठन कर सकता है। देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से निकायों के गठन अभी हुए हैं। पहले तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये जो है वो क्या है, सभी वन्यजीव संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों और उसके आसपास के क्षेत्र को ये क्या करता है, विनियमित करता है, उसके तहत नियम बनाता है। ठीक, उसके बाद परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए शीर्ष निकाय, अगर इसके भीतर कोई परियोजना लगाने की बात है, किसी क्षेत्र को उद्यान घोषित करना है, अभ्यारण्य घोषित करना है, तो इसके लिए शीर्ष निकाय है, इससे ही परमिशन मिलती है। इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो यही है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। इससे ये भी एस्टेब्लिश होता है कि जब देश का जो मुखिया है अगर वही किसी ऐसे संस्थान की जो है अध्यक्षता कर रहा है, तो मान लीजिए कि उस देश में उस वस्तु का महत्व कितना है, तो भारत जो है वो वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध है और इसको बहुत ही सेंसिटिवली लेता है। ठीक है, इसी के तहत जो है वो संरक्षण के बहुत कार्य कर रहा है। इसकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है, वन्य जीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए यही जिम्मेदार है। एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, वैसे ही स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ या राज्य वन्यजीव बोर्ड है, इसके गठन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। ठीक, इसके अलावा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एक बनाया गया है। ठीक, उसके अलावा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। ठीक है, और उसके बाद से वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, ये एनसीटीए के फुल फॉर्म मैंने गलत बोल दी है, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ठीक, तो ये सारे जो हैं वो बोर्ड बनाए गए हैं। उसके अलावा ये प्राधिकरण बनाए गए हैं। अब देखते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम में कितने संशोधन हुए हैं। तो इस अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं, बट इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन है हमने वही लिखे हुए हैं। तो पहले इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन आता है वो 2002 का आता है। इसी में इसका नाम क्या रख दिया गया था, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इसका नाम रख दिया गया था। ये संशोधन जो है वो अधिक सख्त है। इसमें एक नया अध्याय 4A जोड़ा, जिसमें जीवों के अवैध शिकार और व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो अवैध शिकार कर लेता है और शिकार के इससे व्यापार करता है, तो व्यापार के बाद अगर वो जो संपत्ति अर्जित कर लेता है, सरकार को पता चल जाता है कि ये संपत्ति जो है वो जीवों के अवैध शिकार और उसके व्यापार से अर्जित की है, तो सरकार उस संपत्ति को भी जब्त कर सकता है, वो चाहे कितने भी वर्ष बाद हो। ठीक, उसके अलावा सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र की स्थापना जैसी नई धारणा सामने रखी गई। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा इसकी अनेक परिभाषाओं को बदला। इसमें क्या हुआ, अब पशुओं में मछलियों को भी शामिल किया गया। 2002 में जो अधिनियम आया उसमें बोला कि मछलियां भी जो हैं वो अब पशु हैं और इनका भी संरक्षण हमें करना है। ठीक, उसके अलावा पारितंत्रों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वनों के उत्पादों की पुनर्परिभाषा दी गई। वनों के जो उत्पाद हैं उनको रीडिफाइन किया गया, उसको और इंक्लूसिव बनाया गया ताकि वनों के भीतर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो। उसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2006 आता है। इसमें अध्याय 4B और 4C जोड़े हैं, ये पनिशमेंट्स को लेकर हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर 2013 में एक बड़ा अधिनियम आता है। इसमें क्या है, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर पशु जाल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। पशुओं को रोकने के लिए कई प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। उन जालों से क्या होता है, कई बार उन जालों में पशु जो है
वो फंस जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसे जालों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, ठीक है, आप परमिशन वगैरह लेकर कर सकते हैं। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को शामिल किया गया इनके मैनेजमेंट में। जो संरक्षित क्षेत्र हैं उसके आसपास जो ग्राम होंगे, तो उनकी जो ग्राम सभा होंगी, ग्राम पंचायतें होंगी, उनको इसके जो है प्रबंधन में शामिल करने की बात की है, ताकि वो जो है वनों से और ये वन्य जीवों से अधिक जुड़ाव महसूस कर सकें, ठीक है, और वही लोग जो है वो सबसे उचित तरीके से क्या है इनका संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो शिकारी और संग्राहक जनजाति हैं, उनको कुछ हद तक शिकार करने के अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है, उनको कुछ हद तक शिकार करने के अधिकार दे दिए। उसके अलावा अभ्यारण्यों तथा उनकी सीमा के भीतर, देख लीजिएगा, ये अभ्यारण्य के भीतर और उसकी सीमा के भीतर अगर शिकार कर रहे हैं तो 5 से 7 साल की सजा का, न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान, और जुर्माना न्यूनतम 1 लाख अधिकतम 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। पहले क्या था, पहले न्यूनतम 3 साल की सजा थी, अधिकतम 7 साल की सजा थी। अब न्यूनतम सजा को 5 साल बढ़ा दिया गया, मतलब अगर कोई अपराध किया और आप उसमें कन्विक्ट हो गए हैं तो आपको एटलीस्ट 5 साल की सजा होगी। और पहले जो जुर्माना था वो 10,000 तक का था, इसको बढ़ा के 1 लाख से 25 लाख तक कर दिया गया। तो बहुत अधिक प्रावधान जो है वो कठोर कर दिए गए। इसके अलावा अपराध दोहराने वालों की 7 साल की सजा और न्यूनतम 5 लाख से 50 लाख का जुर्माना, ठीक। यहाँ 5 साल वाला क्लॉज खत्म कर लिया, सीधे 7 साल की सजा होगी अगर आप दोबारा ऐसे किसी गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं और आप कन्विक्ट हो जाते हैं, तो 7 साल की सजा और 5 लाख से 50 लाख तक का आपको जुर्माना देगा होगा, ठीक। उसके अलावा व्याघ्र और अन्य संकटापन्न, व्याघ्र ये हम लोग किसको बोलते हैं, बाघ जो है, टाइगर से, उनको बोलते हैं व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध ब्यूरो, ठीक है, के स्थान पर वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ये मैंने बताया आपको, एक्ट के थ्रू ही इसका गठन किया है। पहले ये था, अब ये सारे के सारे जो है, पहले इसमें केवल बाघ और संकटापन्न प्रजाति थी, अब इसमें पूरा का पूरा जितने भी वन्य जीव हैं उनके अगेंस्ट अगर आप कोई अपराध करते हो तो उस अपराध के नियंत्रण के लिए ये ब्यूरो का गठन किया गया, ठीक है, ठीक। तो ये जो है इसके 2013 वाला जो था उसके हमने आपको बता दिए हैं कि उसमें क्या क्या संशोधन प्रस्तावित थे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो संशोधन आता है वो 2022 में आता है, जो लेटेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों पर साइट्स के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावी करने का प्रयास करता है, ठीक है। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि साइट्स के तहत जो है भारत के दायित्व है इनको प्रभावी करने का प्रयास करना है। उसके अलावा विधेयक जो है वो अवैध वन जीव व्यापार के लिए सजा बढ़ाने का प्रयास करता है, सजा और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा साइट्स के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। ये साइट्स में भी जो है, साइट्स की अपनी अलग लिस्ट है, वहां भी हमने जब टाइगर रिजर्व बता रहे थे तो, और जो एलिफेंट रिजर्व बता रहे थे तो वहां बताया था कि एशियाई हाथी जो है वो साइट्स में भी क्या है, संरक्षित हैं, ये हैं। तो साइट्स की सूची में भी जो है प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए भी नया कार्यक्रम प्रस्तावित करता है। इसका एक इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो अधिनियम की धारा 43 में संशोधन किया गया, जिसमें धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हाथियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। पहले हाथियों के उपयोग जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हाथियों के उपयोग की जो है वो अनुमति दी है। एक्चुअल में दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं वहां मंदिरों में हाथियों द्वारा पूजा करने का जो है वो बहुत चलन है, ठीक है। तो ये उनको इसके लिए उनके जो ये कार्य हैं उनको कानूनी वैधता देता है, ठीक। बाकी इसमें कुछ कुछ नियम इनको बनाए हुए हैं कि इन नियमों को आपको फॉलो करना है, आप इन हाथियों का जो है वो शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इनका जो है वो पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्या क्या संशोधन थे। इसके अलावा इसमें केंद्र सरकार को एक प्रबंधन प्राधिकरण, मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल और एक वैज्ञानिक प्राधिकरण, ठीक है। जो प्रबंधन प्राधिकरण होगा वो इसका अच्छे से प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में बताएगा, और वैज्ञानिक प्राधिकरण जो होगा वो इनकी रिसर्च वगैरह करने में इनकी सहायता करेगा, इसको नियुक्त करने की अनुमति देगा। केंद्र सरकार को आक्रामक पौधे या पशु विदेशी प्रजाति के आयात व्यापार पर कब्जे को विनियमित करने और रोकने का अधिकार देता है, और एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड को भी बढ़ाता है। इसके जो वो है दंड है उसका अवधि और पैसा ये सब बढ़ाने का भी प्रावधान करता है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा हो गया वन जीव संरक्षण अधिनियम। उसके अलावा तीसरा टॉपिक जो है आज का हमारा वो है भारतीय वन अधिनियम,
ठीक है, ये 1927 में एक्ट आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में पहले क्या था कि 1865 का एक वन अधिनियम है, ठीक है, 1865 में एक वन अधिनियम बना था ब्रिटिश इंडिया में, उसको 1878 में क्या किया, फिर से दोबारा रिवाइज किया गया, नवीन किया गया। ठीक, इस कानून ने अधिकांश भारतीय प्रांतों के आरक्षित वनों की स्थापना करके ब्रिटिश सरकार के अधिकारों को बढ़ाया। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो पहले का वन अधिनियम जो था वो क्या था, वो ब्रिटिश सरकार के वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित करने के लिए था। तो इन्होंने क्या किया, 1865 में एक अधिनियम बनाया, फिर 1878 में उसको अद्यतन किया, और उसी को करते हुए फिर इन्होंने इसको पूरे भारत में विस्तार दिया और आरक्षित वनों की स्थापना करके सरकार के अधिकारों को बढ़ा दिया, क्योंकि अब वनों पर केवल और केवल सरकार के अधिकार रह गए थे। इवन जो लोकल ट्राइब्स थी उनके अधिकार भी सब खत्म हो गए। इसी के तहत इन्होंने 19 अक्टूबर 1884 में अपनी पहली वन नीति की घोषणा की, जिसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। देश में लोगों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना, जलवायु और भौतिक स्थिति का संरक्षण और लोगों की जरूरतों को पूरा करना, ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे। इसी वन नीति में जो है वो वनों की 4 श्रेणियां दी गई, ठीक है, इनका वर्गीकरण किया गया, 4 श्रेणियों में इनको वर्गीकृत किया गया। पहले तो वन, ठीक है, जिनका संरक्षण जलवायु और भौतिक आधारों के लिए आवश्यक है। पहले तो वो वन जिनका संरक्षण क्या है, जलवायु और भौतिक आधारों के लिए वो है। फिर दूसरे वे वन जो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए मूल्यवान इमारती लकड़ी की आपूर्ति करते हैं, वैसे क्षेत्र। फिर तीसरा इन्होंने लघु वन बोला, जिसमें मुख्यतः घटिया प्रकार की इमारती लकड़ी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो इमारती लकड़ी है उसका उत्पादन हो। और चौथा जो है वो चारागाह, जो केवल नाम के जंगल थे। ठीक, अब इसी नीति को, जो 1884 की ये नीति है, इसी नीति को लागू करने के लिए, इसी वर्गीकरण को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने भारतीय वन अधिनियम बनाया 1927 में। ठीक है, ये ब्रिटिश भारत द्वारा बनाया, और 1878 का वन अधिनियम था उसको इसने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, और इस तरह से भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, ये मूलतः जो है वो ब्रिटिशर्स की अधिकारों की उसके लिए था, अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके वाणिज्यिक हितों को रक्षा करने के लिए। ठीक, इस भारतीय वन अधिनियम में इसका भी आपको ऑफिशियल अगर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम से प्लीज मांग लीजिएगा, मैं वहां से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वन अधिनियम में 13 अध्याय और 86 खंड शामिल है। ठीक, इसी में जो वनों का ऑफिशियल क्लासिफिकेशन है, जिसमें राष्ट्रीय वन, उसके बाद से संरक्षित वन और उसके बाद ग्राम वन, ये 3 जो है वर्गीकरण दिए हैं। ये जो किस आधार पर थे, ये इनके जो आपका इन पे अधिकार है, ठीक है, जो इनका नियंत्रण है। तो इसमें 2 प्रकार के नियंत्रण संभव हैं। ठीक है, एक तो वो जो सरकारी वन है, और दूसरे वो जो निजी वन है। तो सरकारी वनों के ही 3 प्रकार हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन। ये ऑफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो भारतीय वन अधिनियम में ही है। ये मैं आपको ऑलरेडी, जब हमने राष्ट्रीय वन नीति का डिस्कशन किया था चैप्टर में, उस चैप्टर में हम ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसमें 2 प्रावधान हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको लिखा हुआ है। पहले तो लकड़ी पर नियंत्रण और पारगमन पर शुल्क, लकड़ी के ट्रांजिट पर शुल्क जो है वो, तो अधिनियम की धारा 39 के अनुसार सभी इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद जो इस अधिनियम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में बने हैं और जिन पर सरकार का अधिकार है, या जो इस अधिनियम द्वारा किए गए क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं, पर कर लगाया जा सकता है। ये कर लगाने की परमिशन जो है वो पावर जो है वो सरकार के पास है। ये अधिनियम की धारा 39 के तहत मिलती है। और उसके अलावा अधिनियम की धारा 42 है, उसमें राज्य सरकार को नियम बनाने की अनुमति देती है, जो कानून तोड़ने के लिए दंड निर्धारण। तो अगर कोई ये एक्ट है, इसके तहत जो कानून बने हैं उनको अगर कोई तोड़ रहा है, जो प्रतिबंधित गतिविधियां उनको कर रहा है, ऐसे लोगों को दंड देने का कार्य जो है राज्य सरकार करती है। इसकी अनुमति जो है वो अधिनियम की धारा 42 करती है। बाकी इसके अध्याय हमने नाम लिखे हुए हैं, बट खंड को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट खंड थे इसके, वो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा वीडियो था राष्ट्रीय वन नीति वाला, आप उसमें इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, आप देखते हैं इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है। ये राष्ट्रीय वन अधिनियम, जो वन अधिनियम है, उसके उद्देश्य क्या है? वनों के संबंधित कानूनों को समेकित करना, इंटीग्रेट करना। पहले अलग अलग जगह कानून थे, उन सबों को एक जगह लेके आना। उसके बाद वनोपज के पारगमन का विनियमन, ठीक है, इनका जो गमन होगा, वनों से निकाला जाएगा कटाई के बाद या कुछ है, इसको रेगुलेट करना है। जो मैंने पहले ही बताया, ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे, इसको रेगुलेट ही करना चाहते थे। उसके अलावा लकड़ी और अन्य वन उपज पर शुल्क लगाना उसके उपयोग के लिए।
आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करना, आरक्षित वनों के भीतर निषिद्ध कृत्यों को परिभाषित करना, वनों से संबंधित अपराधों को परिभाषित करना और वनों का संरक्षण करना। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये चूंकि एक्ट फिर से आया है तो आप ये चीजें देख लीजिए। इसके अलावा जंगलों में झीलों, तालाबों और नदियों की गुणवत्ता बनाए रखना, कुशल पेशेवरों की नियुक्ति करके वनों के प्रभावी प्रबंधन में सुधार, ठीक है, वनों के संबंध में प्रौद्योगिकी में सुधार करना, वनों के संरक्षण के महत्व और आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना, कृषि गतिविधियों, अन्य वन गतिविधियों के प्रभावों को संतुलित करना। तो ये इसके जो है वो उद्देश्य हो गए, ठीक है। ये कई बार आपसे डिस्कस भी हो चुके हैं, पुराने वीडियो में भी हैं, तो आप ये वहां से एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस अधिनियम में जो 13 अध्याय है, वही पहला अध्याय शीर्षक और अधिनियम की सीमा, दूसरे अध्याय में आरक्षित वन क्षेत्र, कौन से क्षेत्र होंगे जिनको आरक्षित वन क्षेत्र बोला जाएगा। फिर उसके बाद ग्रामीण वन, अध्याय 4 में संरक्षित वन, अध्याय 5 में जमीन और जंगलों से संबंधित सरकार की संपत्ति नहीं, ठीक। अध्याय 6 केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वन उपज पर शुल्क लगाना, ठीक है। 7 में पारगमन में किसी भी वन उपज को नियंत्रित करना। इस तरह से जो है वो 13 अध्याय, ये 13 अध्याय जो है वो आप देख लीजिएगा। इन 13 अध्यायों के नाम हमने लिखे हैं। इसके बाद आता है अब इसमें कौन कौन से संशोधन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो 2017 में एक संशोधन हुआ है, ठीक है। इस संशोधन में मूलतः जो है वो बांस को लेकर ये संशोधन किया गया है। बांस को इन्होंने क्या किया है, वन के दायरे से जो है वो बाहर कर दिया गया है। अब इसको जब वन में बाहर दायरे से अब बाहर कर दिया है तो इस वजह से अब बांसों की जो है कटाई की जा सकती है, इनका कॉमर्शियल यूज किया जा सकता है। तो क्या है, गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस की वृक्ष की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया है। गैर वन क्षेत्रों में बांस की कटाई और परिवहन के लिए आप किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, गाँव में अपने खेतों के चारों तरफ बांस के पेड़ लगा लेते हैं, या खलिहान जो उनके होते हैं, जो खाली भूमि होती है उस पर बांस लगा लेते हैं। तो अभी तक उनकी कटाई में समस्या आती थी, ठीक है, बिकॉज बांस के क्षेत्र को भी वन में माना जाता था। लेकिन वन बांस को जो है अब आपको वृक्ष की परिभाषा से इसको क्या किया है, इन्होंने हटा दिया है, इसको घास के रूप में इन्होंने मान लिया है, ठीक है, घास के रूप में वर्गीकृत किया है। इस वजह से इनकी कटाइयां कर सकते हैं। तो ये किसानों के लिए जो है वो अत्यधिक जो है फायदेमंद है। इसमें क्या है, बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया है। पूर्व अधिनियम में बांस को वृक्ष में शामिल किया गया था, ठीक है। सरकार गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से और देश में हरित आवरण को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। इस तरह से भारत सरकार ने ये वन संशोधन अधिनियम 2017 पास किया है। इससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांसों के लिए जो है अलग से कौन सा संशोधन लेके आया, वो है भारतीय वन संशोधन अधिनियम, या किस अधिनियम के पश्चात बांसों को जो है वो वृक्ष की जगह घास की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये संशोधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। हमने तीनों एक्ट्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ये जो कंटेंट हमने डिस्कस किया वो आपको कैसा लगा, ये आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइमली जो है अपडेट्स मिलते रहें। बाकी फ्री पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। आप ईमेल के थ्रू फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आप भी देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।